वेलकम टू एसटी एजुकेशन। आज का टॉपिक है वाक्य। तो वाक्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है, लेकिन इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली वीडियो में हमने वाक्य के बारे में जाना था कि वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कितने हैं और वाक्यों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया था। तो वाक्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि वाक्य क्या है। तो वाक्य शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्याकरणबद्ध तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते थे और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि वाक्य के अंग या घटक कितने हैं। तो वाक्य के अंग या घटक दो माने गए थे, जिसमें से एक पहला था उद्देश्य और दूसरा था विधेय। तो उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को हम कर्ता के नाम से भी जानते हैं, अतः जिसके विषय में या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है, जैसे सोहन, मोहन, राम आदि। और फिर हम देखे थे कि विधेय क्या है। तो विधेय को हम क्रिया के नाम से भी जानते हैं। और उद्देश्य या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है या उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाते थे। जैसे हम एक वाक्य के माध्यम से देखेंगे कि सोहन घर जाता है, तो सोहन उद्देश्य था और घर जाना विधेय था। तो हम फिर इसके बाद हमने देखा था कि आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं। तो वाक्य के भेद दो माने गए थे, जिसमें थे रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के, और दूसरा था अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया था, जिसमें से पहला था सरल वाक्य या साधारण वाक्य के नाम से जानते थे, दूसरा था संयुक्त वाक्य और तीसरा था मिश्रित वाक्य। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि एक उद्देश्य और एक विधेय किस वाक्य के अंतर्गत आता है, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत, सरल वाक्य के अंतर्गत या मिश्र वाक्य के अंतर्गत? और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 8 आधारों पर किया गया है, जिसमें से हम देखेंगे कि वाक्य के आधार पर वाक्य क्या है। तो शब्दों के परिणाम के आधार पर जिन वाक्यों का निर्धारण होता है वे अर्थ के आधार पर वाक्य कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के आधार पर ही वाक्यों का निर्धारण किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कहलाते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे कि वाक्य के आधार पर वाक्य 8 प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला है विधानार्थक वाक्य। तो विधानार्थक वाक्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या है, किसे कहते हैं और कौन कौन से वाक्यों को रखा गया है। तो विधानार्थक वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य या विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखेंगे विधानार्थक वाक्य क्या है। तो विधानार्थक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे ही हम विधानार्थक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिस वाक्य में कार्य के होने का बोध हो या उसके अस्तित्व के बारे में पता चले, उसे ही हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो यानी बताया गया है कि मोहन की कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, किसी न किसी। तो मोहन क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहा है। फिर देखा गया कि राजेश भोजन करता है, तो राजेश भोजन करने का कार्य कर रहा है। फिर इसमें देखा गया कि गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है, और ये उसकी अस्तित्व के बारे में बता रहा है कि गुजरात जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। तो हम इसको विधानार्थक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं और क्या होते हैं। तो निषेधात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के करने या न होने का बोध हो, उसे हम निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत रखा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य का निषेध हो, उसे ही हम नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट
नहीं खेल रहा है, तो इसमें यानी जो नहीं वर्ड है तो ये निषेधात्मक वाक्य को दर्शाता है। और क्योंकि ये कोई ना कोई कार्य के नहीं के बारे में बता रहा है कि यानी वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो राजेश कल भोजन नहीं करेगा, तो यहाँ पे नहीं जो है वो निषेधात्मक वर्ड है इस या नकारात्मक वाक्य, इसीलिए इसमें इस वाक्य को निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। तो प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहते हैं या प्रश्नार्थक वाक्य क्या है? तो प्रश्नार्थक वाक्य के अंतर्गत हम ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया गया हो या ऐसे वाक्य जो किसी प्रश्न का बोध कराते हों वो वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक अर्थ में आते हैं। जैसे क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, जब आदि ये सब वर्ड प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इसीलिए हम इनको प्रश्नार्थक वाक्य के अंतर्गत रखा गया है। और इसका एक चिन्ह होता है जिसे हम क्वेश्चन मार्क के से दर्शाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या क्या है, क्योंकि ये के प्रश्नवाचक वाक्य है। और यहाँ पे कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, तो यानी बता रहा है कि तुम, यानी ये कहाँ स्थिति को दर्शा रहा है, तो इसीलिए कहाँ जो है स्थिति के बारे में बता रहा है कि कहाँ रहते हो। तो कहाँ एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए इन वर्डों को या इन शब्दों को प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा गया है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध कराए वे शब्द आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों का प्रयोग आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या अनुमति का बोध कराए वे सारे शब्द वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो हम देखेंगे कि आज्ञार्थक वाक्य में कौन कौन, जैसे कक्षा से बाहर जाओ, कक्षा से बाहर जाओ, तो यानी ये एक आज्ञा दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है कि कक्षा से बाहर जाओ, कृपया अपना काम पूरा करो। तो कृपया यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है कि आप अपना काम समय से पूरा करिए। तो अतः हम कह सकते हैं कि आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत अनुमति, आदेश, आज्ञा, उपदेश आदि शब्दों को रखते हैं। तो ये आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि विस्मयादि बोधक वाक्य क्या है और किसे कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि मनोदशा को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, छी आदि भाव व्यक्त होते हैं, उसे ही हम विस्मयादि बोधक या विस्मयादिवाचक शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह एक विस्मयादि बोधक शब्द है। और अरे तुम यहाँ कब आए, तो अरे एक विस्मयादि बोधक शब्द है और इसका एक चिन्ह होता है जिसे हम इससे दर्शाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इच्छार्थक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य कौन कौन से होते हैं और किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, आशा,
आशा, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिशाप, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं आदि का बोध हो उसे ही हम इच्छार्थक या इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आकांक्षा, भावना, आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामनाएं आदि भावों को व्यक्त करते हैं वही हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे खुश रहो, तो खुश रहना क्या है, क्योंकि ये हमारी इच्छा है कि आप हमेशा खुश रहिए। दूसरा है मैं पढ़ लिख कर अधिकारी बनना चाहता हूँ, तो यह एक हमारी एक इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर आगे एक अधिकारी बनना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो यह एक अभिशाप है और इसके अंतर्गत ये भी एक इच्छार्थक या इच्छाबोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि इच्छार्थक वाक्य, ये सभी वर्ड इच्छार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि संदेहार्थक वाक्य क्या है। तो संदेहार्थक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना व्यक्त की जाए हुए संदेहात्मक वाक्य कहलाते हैं या संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की संभावना या संदेह का बोध होता है वह वाक्य संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, तो शायद क्या है, क्योंकि ये एक संदेह है, क्योंकि पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है कि आज बारिश होगी, लेकिन शायद लगा, तो शायद क्या है, एक संदेह है। ट्रेन आती होगी, लेकिन ट्रेन अभी आई नहीं है, लेकिन तो उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ट्रेन आती होगी। तो हम ऐसे वाक्य को संदेहार्थक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कुछ वाक्य हैं शायद, तो इसमें शायद वर्ड जोड़ दिया जाता है, इसीलिए यह संदेहार्थक वाक्य को व्यक्त करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे संकेतार्थक वाक्य क्या होते हैं। संकेतार्थक वाक्य वे वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, उसे ही हम संकेतार्थक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यानी बताया गया है कि धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है और अच्छी तैयारी करते तो सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पे बताया गया कि जब हम अच्छे से पढ़ते या तैयारी करते तभी हमारा सिलेक्शन होता। तो एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है, इसीलिए हम इसको संकेतार्थक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। फिर हम देखेंगे कि शब्द, वर्ण और वाक्यों का क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। तो हम देखेंगे कि वर्ण, तो हमने जाना था इसके पहले कि वर्ण क्या है और किसे कहते हैं वर्ण। फिर जाना था शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, और फिर इसके बाद देखा था कि वाक्य क्या है और वाक्य किसे कहते हैं। तो हमने जाना था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई थी। शब्द सार्थक इकाई है, सार्थक इकाई है, और वाक्य बड़ी इकाई है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्णों से या वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को ही हम शब्द कहते हैं। वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनते हैं, और इसीलिए शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं
तब वे पद कहलाते हैं। और वाक्य के सभी पद मिलकर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं तो हम उन्हें वाक्य कहते हैं। अर्थात सार्थक पदों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ या भाव को अभिव्यक्त करे वही वाक्य कहलाते थे। तो हमने यहाँ पर जाना था कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। तो हम इन सभी के बारे में जाना और पढ़ा था।